जरा सोचो तुम एक ऐसी सुरंग में फंस जाओ जहाँ से बाहर निकला ही ना जा सके, फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ एक लड़की लिफ्ट लेकर एक आदमी की कार में जा रही थी। अचानक उसे सीट के नीचे किसी लाश का हाथ दिखाई दिया। ये शरीफ सा दिखने वाला आदमी असल में एक सीरियल किलर है। उसी वक्त उसने कार रोक दी और तेज धार हथियार से लड़की का खून कर दिया। कुछ दिन बाद एक बस कुछ लोगों के साथ उसी रास्ते से जा रही थी, जब रेडियो अनाउंसमेंट हुई कि उस रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से आगे जाने की इजाजत नहीं है। फिर ड्राइवर टोनी ने कच्चे रास्ते की ओर बस मोड़ दी। अब बस के सामने एक सुरंग आ गई जहाँ से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। वो आगे बढ़ने लगा और अचानक सुरंग में एक आदमी उसकी बस के सामने आ गया। इस सुनसान सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था ये सोचकर सब डर गए, लेकिन वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया। ली ने अपने अखबार में देखा कि आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो बिना बात खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए कुछ बोला नहीं। अब चलते चलते पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन बस अब भी सुरंग में ही थी। टोनी जानता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में भी 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ये सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 30 मिनट चलने के बाद भी वो शुरुआत तक पहुंच ही नहीं रहे थे। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। सब डर कर बस से नीचे उतर गए। अचानक जिंग को अपना फोन जमीन पर पड़ा दिखा, जो उससे गलती से सुरंग की शुरुआत में गिर गया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से वहाँ कोई भी आसानी से गुम हो सकता था, इसलिए जिंग ने उसे अपना ऊन का गोला दिया। ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा वोंग नाम के एक दूसरे पैसेंजर के पास था। तभी सुरंग वाले अनजान आदमी ने कहा कि वो भी ली के साथ चलेगा। उस आदमी का नाम चियान है। कुछ देर बाद वहाँ धुंध पड़ने लगी और बस के लोगों को दूर से 2 आदमी उनकी तरफ आते दिखाई दिए। सब उनका सामना करने को तैयार थे, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि ली और चियान ही थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे लोग घूमकर एक ही जगह पहुंच जाते थे। अब वो फंस चुके थे, इसलिए ली ने सारी खाने पीने की चीजें सभी लोगों में बांट दी। अब चारों आदमी फिर से रास्ता ढूंढने निकले, जबकि औरतें और बच्चे बस में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद जिंग ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में ही उनकी बस पर धूल जम चुकी थी। घबराकर उसने सबको उठाया और बस से बाहर ले आई। उधर चारों आदमी भी एक बार फिर से वहीं पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना भी एकदम सड़ चुका था। इसका मतलब ये था कि इस भूल भुलैया में समय भी असली दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी सुरंग का एक नक्शा दिखाई दिया, जो न जाने कौन वहाँ पर रखकर चला गया था। ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। वहाँ खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते सब एक खोखली दीवार तक पहुँच गए। उसे तोड़कर वो एक अजीब से कमरे में पहुंचे, जहाँ बहुत से गुम हो चुके लोगों की तस्वीरें थी। वहाँ पूरी जगह का इंजीनियरिंग डायग्राम पड़ा था। उसके मुताबिक यहाँ कुल मिलाकर 6 सुरंगें थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। चियान ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें 6 की 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर भी मिला, जिस पर सिर्फ 15 जुलाई की ही डेट थी। चियान ने उसे फाड़ दिया और उसके पीछे एक खुफिया दरवाजा मिला। उनके जाने के बाद कमरे के टीवी में एक औरत दिखाई दी, जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। इसके बाद वो सब दूसरी सुरंग में पहुंचे, जहां उन्हें उसी जगह पर अपनी बस मिली, लेकिन बस को देखकर ऐसे लग रहा था मानो वो महीनों से वहां खड़ी हो। बस में उन्हें अचानक से नूडल्स मिल गए, लेकिन टोनी ने बंदूक की नोक पर खाने पर कब्जा कर लिया। क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए सबको बहुत जल्दी भूख लग गई, जिसकी वजह से वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगी। सैरा नाम की एक पैसेंजर, जो पेशे से एक मॉडल थी, खाने के लिए टोनी के साथ जिस्मानी संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। वैंग ने चुपके से एक नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। अंधेरे में अचानक से कोई पीछे से टोनी का खून कर देता है और बाकी सब बस देखते ही रह गए। वॉन्ग की नजर बस के नीचे एक गटर के ढक्कन पर पड़ी। उसके अंदर जाने पर वो सभी एक और अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए। इस बार टीवी पर वो लड़की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। ग्रुप को एक बार फिर वही कैलेंडर दिखा, जिसके पीछे एक और खुफिया दरवाजा था। उसे पार करके अब वो तीसरी सुरंग तक पहुंच गए थे। ये सुरंग पहले से बहुत अंधेरी और सुनसान थी। यहाँ भी बस मौजूद थी, लेकिन उसमें सांप भर चुके थे, मानो बस वहाँ सालों से खड़ी हो। अचानक वैंग ने बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब जब कोई मरा है उन्हें खुफिया रास्ता मिला है, इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे उन सबकी जान भी लेनी पड़े तो वो ले लेगा। उसने जिंग के हाथ से चियान के कंधे पर गोली चलवा दी। उसने उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और फैंग को गोलियों से भून दिया। उसने सैरा को भी गला दबाकर मारने की